चैप्टर देख लेना कौन से एनसीईआरटी का 7 या 8 है 7 चैप्टर 7 मोशन में एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर रीडिंग तो हम नहीं करते हैं बट चलते उसी के पैटर्न से क्या चीज़ें कैसे कब पढ़ानी है ठीक है। तो किसके स्कूल में हो गया मोशन शुरू तो हो गया है ना आधा हुआ चाहे पूरा हो गया शुरू हो गया ठीक है। वैसे भी ये चैप्टर थोड़ा बहुत तुमने 8th क्लास में पढ़ा होगा 7th में पढ़ा होगा 6th में भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसका हुआ था। जैसे एक फॉर्मूला हम बहुत यूज़ करते हैं मैथ्स में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना। तो स्पीड भी हमें क्या बताती है कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है या नहीं है ना उससे आइडिया हो जाता है या हमें ये आइडिया हो जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है कितना स्लो चल रहा है। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं ये हमारे लिए कंपैरिजन इजी कर देती है। अगर मैं आम भाषा में बोल देता हूँ कि चलो केशव इज़ फास्टर दैन तनिष वह कितना फास्ट है कंपैरिजन तो नहीं हुआ और हो सकता है पर्सपेक्टिव अलग। मैं बोल रहा हूँ कि भाग रहे हैं दोनों एक साथ भाग रहे हैं किसी ने फिनिश लाइन ख़त्म करी फिनिश लाइन पे सेकंड्स का अंतर है तो मैं कंपैरिजन कैसे करूँगा बेस्ड ऑन सम नंबर्स। तो जब मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करता हूँ फिजिक्स में उसके दो पार्ट्स होते हैं एक न्यूमेरिकल पार्ट होता है उसका और एक उसका यूनिट होता है। जैसे अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट 10 की स्पीड से चल रहा है ठीक है तुम्हारे लिए फास्ट है स्लो है तुम कैसे परसीव करोगे उसको फास्ट या स्लो। फास्ट 10 की स्पीड से चल रहा है स्लो हाँ जी स्लो है। अरिहंत व्हाट अबाउट यू हाउ विल यू परसीव इट 10 की स्पीड से चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट। अरिहंत बेटा कैमरा ऑन करके बैठ रही थी हाउ विल यू परसीव इट फास्ट और स्लो। फास्ट। अगर मैं तुमको एक बात बोलूँ कि जो मैंने 10 तुम्हें बताया वो मीटर पर सेकंड में था एक्चुअल स्पीड उसकी किलोमीटर पर आवर में 36 किलोमीटर पर आवर है। 36 किलोमीटर पर आवर क्या है फास्ट है तो ऑलमोस्ट 40 की स्पीड हो गई है फास्ट हुआ। अगर वही अब मैं फास्ट 20 मीटर पर सेकंड में बोल देता हूँ 20 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कितना हो जाता है 72 किलोमीटर पर आवर। और भी 20 फास्ट। मीटर पर सेकंड था और किलोमीटर पर आवर में कितना हो गया 72। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर मैं फिजिक्स में बता रहा हूँ तुम्हारा पहला सवाल क्या होना चाहिए गिव मी द यूनिट्स ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी ठीक है। लिखो चलो एक बात अपने पास एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। One is the magnitude that is the numerical value the other one is its SI units or its units. जैसे 5 मीटर पर सेकेंड इसमें मैग्नीट्यूड क्या है दिस द मैग्नीट्यूड इन दिस केस मैग्नीट्यूड इज 5 बट उसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड ठीक है। जैसे मेरे मेंटोर ने मुझे एक एग्जांपल दिया था कि वो मूवी देखने गए थे वो यंग थे 1992 की मूवी है द बर्निंग ट्रेन नहीं सॉरी द स्पीड मूवी का नाम है द स्पीड और उसमें क्या करना है उन्होंने एक चलती ट्रेन को रोकना है और चलती ट्रेन की स्पीड उसमें दिखाई थी 70। तो कहते मेरा दोस्त कहता है वो स्पीड होती है 70 की स्पीड में तो ऐसे ही रोक दें पर कैच क्या था 70 माइल्स पर आवर था। माइल्स पर आवर जो होता है अगर मैं उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूँ तो 1.5 गुना का फ़र्क है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट।
1.6 माइल 1.6 किलोमीटर में 1 माइल दूर है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5 गुना का फर्क है। अब 70 का 1.5 गुना कितना हुआ? 105। 100 से ऊपर चलेगी, उधर है आज तेरी क्लास। ठीक है, तो जब भी मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात करूँगा, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, मुझे साथ में तुम्हें क्या बताना चाहिए, क्या बताना ज़रूरी होगा कि उसके यूनिट क्या हैं, या तुम मुझसे पूछोगे कि भैया उसकी यूनिट्स क्या हैं। ठीक है, तो मोशन शब्द से हम क्या समझते हैं? मोशन का मतलब क्या हो जाता है, क्या तात्पर्य है मोशन का? Anything moving, movement. मूवमेंट। तो मोशन से हमें पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं। ठीक है, अगर मूव कर रहा होता है तो हम बोलते हैं इट इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन, और अगर मूव नहीं कर रहा होता तो हम क्या बोलते हैं, इट इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। और स्टेशनरी, स्टेशनरी की स्पेलिंग क्या होती है? STATION. ARY या ERY? ARY. ARY। और जो पेंसिल शार्पनर इरेजर ये वाली होती है स्टेशनरी, इसकी क्या होती है? Yeah, ARY. ध्यान रखना, स्टेशनरी का मतलब यहाँ पे कुछ और। लिखने वाली बात अपने पास एक हो सकती है बेटी, स्टेट ऑफ रेस्ट, या जो भी इसने बोला स्टेशनरी। तुम्हारे कहने पे मैं ARY लिख रहा हूँ, which means the object is not moving. The object is not moving. ठीक है, या फिर हो सकती है स्टेट ऑफ मोशन, जिससे मुझे सिर्फ इतना पता चल रहा है दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही ऑब्जेक्ट एक टाइम पे दोनों चीजें शो करे? इज दैट पॉसिबल? सर एक ही सपोजिंग आप गाड़ी के अंदर हो सर, ऑब्जेक्ट, गाड़ी अरे के दो अंदर सेकंड से। दो सेकंड, सवाल समझ आया? एक ही ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे दोनों चीजें शो कर रहे हैं, रेस्ट पे भी है और मोशन पे भी है। हाँ बोलो। सर गाड़ी के अंदर से आपको दिखेगा कि गाड़ी रेस्ट पे है सर, लेकिन अगर आप गाड़ी के बाहर हो तो आपको दिखेगा कि गाड़ी मूव कर रही है। ये हो सकता है सर, आपका पॉइंट ऑफ परस्पेक्शन कुछ और है तो आपको दिखेगा भी कुछ और। अगर मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, लेट्स से चलो मैं गाड़ी में पिछली सीट पे बैठा हूँ, मेरे मम्मी पापा आगे बैठे हुए हैं, तो मेरे लिए क्या वो लोगों की स्टार्टिंग से लेके एंड तक, स्टार्ट ऑफ द जर्नी से लेके मान लो नानी के घर पहुँच के, क्या उनकी पोजीशन चेंज हुई? पहले भी मम्मी लेफ्ट में बैठी थी और पापा राइट में बैठे थे, वहाँ पहुँचने के बाद भी मम्मी लेफ्ट में बैठी और पापा राइट में बैठे, क्या उनकी पोजीशन चेंज हुई? तो मेरे लिए वो लोग क्या थे? स्टेशनरी हुए, रेस्ट पे थे। लेकिन अगर ऐसे ही मेरे को घर पे छोड़ के चले जाएं और मैं उनको खिड़की से खड़के देख रहा हूँ, तो मेरे पहले मम्मी पापा इधर दिखेंगे, फिर इधर आ जाएंगे, फिर इधर आ जाएंगे, फिर गाड़ी थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगी, तो मतलब उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि कौन सी, किस केस में मुझे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिखेगा, ऑब्जेक्ट मोशन में दिखेगा, किस पे डिपेंड करता है? पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं, व्यू इज नॉट द साइंटिफिक वर्ड, इसमें हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, या एक रेफरेंस प्लेन होता है मेरा। ठीक है, अगर तो रेफरेंस प्लेन मैं बनता हूँ गाड़ी के अंदर वाला, तो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स क्या हो गए? स्टेशनरी। बट अगर मैं रेफरेंस प्लेन बन जाता हूँ बाहर वाला, तो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स क्या हो जाएंगे? तो रेफरेंस प्लेन या रेफरेंस पे, पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है वेदर द मोशन इज स्टेशनरी और इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है,
चलो लिखो इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंस प्लेन। रेफरेंस फ्रेम स्लैश पॉइंटर देखो बेटा, मोशन इज perceived with respect to the reference plane slash point हाँ फ्रेम होगा। सो रेफरेंस प्लेन भी वही चीज़ होती है। प्लेन इज ऑल्सो 2D। 2D मतलब ऐसे कोई शीट इनफाइनाइट है, तो रेफरेंस फ्रेम reference point. So motion is perceived when with respect to the reference point or frame when the position of the object is continuously changing. इसका मतलब क्या होगा बेटा कि मान लो मैंने ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ए को मैंने अपना रेफरेंस पॉइंट बनाया और ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैंने कोई और पॉइंट से उसका डिस्टेंस देखा बी का। स्टार्टिंग में मान लो वो 2 मीटर आया, ठीक है। मैं अभी इधर मुड़ा, 2 सेकंड पास हो गए, मैं वापस मुड़ के देखता हूँ तो बी ने वही डिस्टेंस अब चेंज करके थोड़ा सा बढ़ा दिया है, लेट्स से अब यहाँ पे बी डैश हो गया और इसका डिस्टेंस नया 3 मीटर हो गया। तो टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर्स। रेफरेंस पॉइंट से न्यू डिस्टेंस कितना हो गया 5। पहले मेरे लिए वो 2 मीटर पे था, वो 5 मीटर पे आ गया, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा कि विद टाइम द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है। लेकिन सेम सिनेरियो ऐसे हो रहा है कि मैं खड़ा हूँ जी, मैं उसका देख रहा हूँ डिस्टेंस चेंज हो, वो चेंज ही नहीं हो रहा। पहले भी 2 मीटर था, 2 मिनट बाद भी 2 मीटर है, 10 मिनट बाद भी 2 मीटर है, 1 घंटे बाद भी 2 मीटर है। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट किस पे है, स्टेट ऑफ रेस्ट पे। डिफरेंस समझ आया? कैसे मैं रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट में समझा सकता हूँ कि क्या ऑब्जेक्ट मोशन में है या क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम, ठीक है। अब इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, जो एक पहलू है इस चीज़ का, वो ये है कि रेफरेंस पॉइंट जो आप लेते हो वो हमेशा फिक्स हो। आपने रेफरेंस पॉइंट को नहीं मूव करना। अगर रेफरेंस पॉइंट आपका मूव कर रहा है तो पहले उसको स्टेशनरी करो, फिर मोशन को चेक करना कि स्टेट ऑफ रेस्ट में या स्टेट ऑफ मोशन में। समझ आई बात? तो ये बात अपने पास शब्द थोड़े बोल्ड करके लिख लो।
The reference frame is always fixed. The reference frame या point is always fixed. कुछ हो जाए रेफरेंस फ्रेम को आपने चेंज नहीं करना, अदरवाइज आप मोशन नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है बेटा। डन। चलें आगे। तो फिजिक्स में मोशन बढ़ने से पहले दो क्वांटिटीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है। दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं राजे। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, जैसे लिख लो टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज इन फिजिक्स। एक होती है राजे स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है सर, वो क्वांटिटी होती है सर जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है सर, और मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है सर, और उसमें सर डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती सर। So scalar is the quantity which contains only magnitude. इट डजंट हैव मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब साथ में उसकी यूनिट भी आ रहा है बट न्यूमेरिकल वैल्यू पता है मुझे। उसकी जो वैल्यू है उससे डायरेक्शन की कोई नॉलेज नहीं मिल रही। जैसे मैं तुमको बोल देता हूँ कि आई ट्रैवल्ड 30 किलोमीटर, ठीक है, तो तुमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी 30 किलोमीटर कहाँ गए भैया? हो सकता है मैं पंचकुला गया हूँ, हो सकता है मैं अम्बाला गया हूँ, हो सकता है मैं नाहन चला गया हूँ, ठीक है। पर अगर मैं तुमको क्लैरिफाई कर दूँ ये बात कि आई ट्रैवल्ड 30 किलोमीटर टुवर्ड्स पंचकुला, तो तुम्हें एक डायरेक्शन मिल गई उस तरफ की। तो जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ, ध्यान से, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो लिखो इसको, वेक्टर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी which contains which contains सर लेकिन इनकी एग्जांपल क्या हुई सर? जो अभी दिए रहते which contains only, sorry, which contains magnitude as well as direction. जैसे आगे आगे हम पढ़ेंगे कि मैंने बोला एक फोर्स अप्लाई हो रही है ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन तुम्हारा सवाल क्या है, फोर्स कैसे अप्लाई हो रही है? जैसे अगर मैं इसी बॉक्स की बात करूँ तो फोर्स ऐसे भी लग सकती है, इस पर ऐसे भी लग सकती है, ऐसे भी लग सकती है, हो सकता है स्लैंटिंग भी लग जाए, है ना। तो जब मैं डायरेक्शन की बात करूँगा चीज़ों की, तो मेरे को कौन सी क्वांटिटी को डिफाइन करना पड़ेगा? वेक्टर। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर। तो दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर होती हैं और स्केलर होती हैं, ठीक है, समझ आई बात? चलो आगे चलें। सबसे पहले जो कंसेप्ट आता है फिजिक्स में, वो कंसेप्ट है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग भी लिखना है आपने। मोशन का चैप्टर जो है इसमें याद आता है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। जो वेक्टर और स्केलर की मैंने बात की वो भी इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट हेडिंग लिखना है और आप बच्चे मेरी हेल्प करोगे इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस बना लूँ।
तो नाम दे देते हैं बेटे पॉइंट्स को, ए बी सी डी ई। यहाँ से हम मान लो 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ 4 मीटर है, ये 5 मीटर हो गया, 7 मीटर, 12 मीटर, 12 ये मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं, जस्ट टू गिव यू आइडिया क्या हो रहा है। ठीक है, चलो आपने ना मेरे को बेटा सिर्फ वैल्यूज बतानी है, कहाँ से क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज की क्या होगी। और मैं तुमको थोड़ा सा आइडिया ये दे देता हूँ कि डिस्टेंस जब हम बात करेंगे, डिस्टेंसेस सर एनी डिस्टेंस मतलब यहाँ से वहाँ जाने का, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सीधी लाइन मतलब। सही बताया इसने, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। इसने बोला कि डिस्टेंस क्या होगा, एनी डिस्टेंस कवर्ड नहीं, एग्जैक्ट वर्ड होगा द वैल्यू ऑफ द पाथ एक्चुअली ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, कि जिस रास्ते से गाड़ी चल के जा रही है वो क्या होगा उसका एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, पर अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि गाड़ी से जाना ही नहीं, तुम्हें हेलीकॉप्टर से जाना है, तो तुम एक जगह से उठे सीधा रास्ता, दूसरी जगह पे बिल्कुल सीधा, ड्रॉप कर उसे दिया, डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। तो वो क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस की डेफिनेशन लिख लो, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ द एक्चुअल पाथ covered by a moving object is distance. अरिहन बेटे थोड़ी देर साइलेंट रहे, तेरी आवाज़ फट रही है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर। ओके। हाँ, द एक्चुअल पाथ covered by the object displacement क्या होगा, it is the shortest distance between initial and final point। ठीक है, डेफिनेशंस लिख लो, फिर ये भी सीधी डिस्कस करते हैं क्या है। लिख ले, चलो बताओ मुझे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए टू बी गया, तो ए टू बी जाने में उसका डिस्टेंस क्या है और उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेस इतने गलत स्पेलिंग्स, डिस्प्लेस, हाँ बेटा डिस्टेंस कितना है 3 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है 3 मीटर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए टू सी गया, ए टू सी कितना होगा 3+4, एक्चुअल पाथ तो ये हुआ ना, ए से बी पे जाएगा, बी से सी पे जाएगा, तो डिस्टेंस कितना हो गया 3+4 7। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, दोनों के बीच को डायरेक्टली ज्वाइन कर दो 5, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी राजीव 5 सेंटीमीटर्स। अगर मैं पूछता एक ऑब्जेक्ट ए टू डी गया, तो क्या आता आंसर ए टू डी के लिए, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी कितना हो गया 14 मीटर्स हो गया। और ए टू डी का डिस्प्लेसमेंट कितना था 12 मीटर्स। ए से ई पॉइंट तक क्या होगा बताओ डिस्टेंस है, ए से ई तक
15 कैसे हो गया? 12 तो यहीं तक था, 12 सॉरी 14 तो यहीं तक था, 14 + 12 26, 26 meters, but displacement is only 15 meters. ठीक है। और वापस अगर ए से ए पे चला जाए, ए से शुरू हुआ और ए पे वापस आ गया, फिर क्या होगा? डिस्टेंस कितना होगा? पहले डिस्टेंस बताना, डिस्टेंस कितना होगा? 41, 26 + 15 41 meters। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0 meters। बात समझ आई? अब ये एक्टिविटी करने से मेरे 2 पर्पस सॉल्व हो जाते हैं, वो डिस्कस करते हैं अभी। पर मैं उससे पहले तुमको बताना चाहूँगा, तुम्हारे जो डिस्प्लेसमेंट का टेबल है गलत भी है या आधा अधूरा भी है। क्यों? लाइट चली गई है, कभी भी बंद हो सकती है स्क्रीन, जल्दी बताओ। तो मैं स्टैंड बाय पे डाल, अभी डिस्कस करते हैं इसे। क्यों होगा ऐसा? देखा, आधा अधूरा है वो टेबल, कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं कंप्लीट है? क्योंकि मैंने उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे हैं, डायरेक्शन की तो बात ही नहीं की थी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी। लिखो, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके साथ लिखो, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेयर एज, तो जो हमारी इस टर्मिनोलॉजी में मिसिंग था वो था डायरेक्शंस। हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी है, बिकॉज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अंडरस्टूड? कंसेप्ट समझ आया? न्यूमेरिकल करेंगे। चलो देखो, a boy travels from point A due west, कितना रखें? 12 meters, and then due north 5 meters. Find his distance as well as, सर आवाज आ रही है सर? हाँ बेटा, डिस्टेंस एज वेल एज डिस्टेंस। ट्राई करो बेटा खुद, ये न्यूमेरिकल है, अरिहंत से ट्राई करो। सर जरा एक सेकंड आया सर, मैं नोटबुक नीचे से छोड़ आया था सर, जरा ये नेटवर्क खराब हो गया तो दूसरे रूम में आना पड़ा। डायग्राम बनाया। फिजिक्स का सबसे पहला रूल यही है कि डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम। ये हम अज्यूम करके चलते हैं ऑब्जेक्ट का मोशन क्या रहा होगा, कि अगर ऑब्जेक्ट फ्रीली मूव कर सकता है स्पेस में तो कैसे कैसे चलेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पहले। ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियली किधर मूव करने की आवश्यकता है उसे, कहाँ मूव करेगा ऑब्जेक्ट? बताओ जल्दी, कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट किधर होता है? लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। तो पहले वो गया इस तरफ, कितना गया? 12 मीटर। और फिर नॉर्थ में गया, नॉर्थ में कितना गया? क्योंकि नॉर्थ में कम जा रहा है तो मैंने एरो भी छोटा बना दिया। दिस इज 12 मीटर्स
एंड दिस इज 5 मीटर्स। तो बिल्कुल सही जवाब दिया इसने केशव ने। मेरे डिस्टेंस जो है वो 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और सबसे मुश्किल चीज़ तो ये थी ही नहीं सवाल की, पर अच्छी बात है समझ आ गया। डिस्टेंस कितना हो गया इसका? 5 + 12 17 मीटर्स। ठीक है, पर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट चैलेंजिंग है। डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे इसका? 13 मीटर्स क्यों आएंगे? 13 मीटर्स क्यों लगाया पाइथागोरस थ्योरम? ट्रायंगल बन रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट हुई है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट हुई है, जिसके लिए इनिशियल पॉइंट ये हुआ, फाइनल पॉइंट ये हुआ, तो दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, यही कहते हैं ना डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन की, भाई मेरे को इनिशियल बता दो, फाइनल बता दो, ज्वाइन करके दे दो, मैं उसको कैलकुलेट कर दूंगा। तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे? सिंस दिस इज सॉरी, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? सिंस दिस इज 90 डिग्री, वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। लेट सर दिस वो पॉइंट बी ए, 13 हो जाएगा सर, 13। दिस पॉइंट बी बी एंड दिस पॉइंट बी सी। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यस सर, लेग का 5 स्क्वायर प्लस लेग का स्क्वायर। स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। पढ़ा है ये हमने स्कूल में 7th क्लास में। ए बी स्क्वायर क्या होगा रजी? 12 स्क्वायर। यस ये हो गया 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 144 प्लस 25 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। और आई कैन से 169 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। आंसर इज 13 13 स्क्वायर इज होगा। इक्वल टू ए सी स्क्वायर और 13 मीटर्स इज इक्वल टू ए सी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी रजी इसकी? 13। और डिस्टेंस 13 कितना हो गया? 7। सर, डिस्टेंस हो समझ गया आया 13 किसी? मीटर। यस कंसेप्ट समझ आया बेटा? यस सर। पक्का? नहीं समझ सर ये आया? तो पाइथागोरस ही था सर, ये तो वैसे वो रखता सर। नहीं समझ आया? नहीं सर, ये तो आता है सर, ये तो पाइथागोरस ही था, ये तो पहले करवा रखा है। गलत है आंसर आपका बेटे, अभी भी गलत है। 13 था सर, 13 बताया था सर मैंने, 13 मीटर। गलत है। डिस्प्लेसमेंट तो यही है। इट इज स्टिल रॉन्ग टू मी। व्हाई? वाई? अभी उसकी डायरेक्शन नहीं बताई। डायरेक्शन क्या होगी? अल्टीमेटली किस डायरेक्शन में गया वो? स्ट्रेट एरो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है? C to A। नॉर्थ वेस्ट। तो आपको क्या बोलना चाहिए? 13 मीटर्स ड्यू। सर ये तो किस भी 13 डायरेक्शन में हो सकता है सर। नॉर्थ वेस्ट। क्या कह रहे बेटे रिहान? सर लेकिन हमें कैसे पता चलेगा सर ये नॉर्थ वेस्ट ही है सर? तो इसे हल्का सा टिल्ट कर दो ट्रायंगल को, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी सर। बेटा तू बीच में चला गया था ना क्लास से, वहाँ क्वेश्चन ही नोट किया होगा तूने शायद। यस सर, नहीं किया तो फिर आप ही करते हैं क्लास सर। तो में। इसे ये करना जरूरी है सर, लिखना नॉर्थ क्या वेस्ट। क्या जरूरी है? नॉर्थ वेस्ट लिखना सर ये। मैंने इतनी जो राम कथा सुनाई पिछली स्लाइड में, पहले मैंने लैपटॉप पे कनेक्ट किया, फिर इस पे दोबारा लिखा। समटाइम्स आई फील लाइक गोइंग आउट ऑफ द क्लास for making such silly errors or for asking such questions. You wait on this. ये तो एक बात होगी, आंसर लिख दिया मैंने। सर ये आंसर लिखना जरूरी है इसके साथ? ऐसे वाले सवाल पूछ रहे हो। चलो एक और ट्राई करो, लेट्स सी कितना समझ आया आपको। सर्कल का तुमको सर्कमफेरेंस आता है निकालना? क्या फॉर्मूला होता है? सर 2πr। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। 2πr ही होता है बेटा। यस चलो, पॉइंट ए से शुरू हुआ, बी पे गया, सी पे गया, डी पे गया। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन एज 7 meters।
आपको बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट of the object when it is traveling from A to B, when it is traveling from B to C, sorry, A to C, A to B and A to, लग जाओ बेटा काम पे, तो ट्राई करो, आंसर मत चलाना, ठीक है? मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा, आंसर मत बोलो। A to B। अरियन म्यूट कर ले रहा था। तो A to B तो निकल नहीं सकता सर। ठीक है, वेट कर, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ट्राई करो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, सोचो, ट्राई करो, फिर इसका आंसर डिस्कस करो। एंड सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में है बैक एक्सरसाइज में, तो जब तुम वो बैक एक्सरसाइज करोगे तो तुमको मिल जाएगा। इसके अंदर सर ये ऐसे जाएगा, पहले डन सर। गया फिर भी ऐसे बाहर सरकमफ्रेंस के अबाउट ही चलता है। अभी मैंने सवाल पूछा था सरकमफ्रेंस निकालना आता है क्या? सरकमफ्रेंस के अबाउट बाउंड्री पे ही चल रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है? मेरे लिए पॉइंट मार्क करने आसान होंगे ना, ए बी सी डी, तो मैंने ऐसे मार्क कर दिया। क्या बोलते हैं इनको जो खाने से बनाया है मैंने, व्हाट डू वी कॉल इट? आधा तो सेमी सर्कल, सेक्टर। सेक्टर। सेक्टर का भी एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, सेक्टर तो है ही है बट उसमें भी एक स्पेसिफिक वर्ड, स्मॉल सेक्टर। स्मॉल सेक्टर पढ़ा था सर, भूल गया। क्वाड्रेंट वर्ड है, लिखो क्वाड्रेंट्स। पढ़ा है? नहीं पढ़ा? क्वाड्रेंट होता है, लिख लो क्वाड्रेंट। तो एक सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा मैं 4 क्वाड्रेंट बना सकता हूँ, वन इन एवरी डायरेक्शन। करिए, समझ आया किसी को कैसे कैसे? आ गया फिर को केशव? यस सर, आ गया सर। ठीक है। नहीं आया सर, गलत हो गया सर। कैरेक्टर ही मिला होगा, थोड़ा पेशेंस रख, ट्राई दे, करके देख इस क्वेश्चन को। कुछ ना कुछ कमेंट कर रहा है बीच बीच में, पूरा फोकस क्वेश्चन पे रख। सरकमफ्रेंस क्यों बोला होगा मैंने? कैलकुलेट करना आना चाहिए। सर 2 पाई आर क्या होता है सर? सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। सर आर रेडियस हुआ ना सर, सरकम 2 पाई आर में। योर इंटेलिजेंस सरप्राइजेस मी।
डन सर। डिस्प्लेसमेंट सर ऐसे निकाल सकते हैं ए से सीधा सी। ऐसे निकाल लेगा और कैसे निकालेगा, और कौन सा रास्ता है उसको कैलकुलेट करने का। करो डिस्कस करो। चलो, अगर मैं ए टू बी जा रहा हूँ बेटा, तो मैं सर्कल का कितना पार्ट कवर कर रहा हूँ? सर ए टू बी में 1/4 कर रहा हूँ सर, तो मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई वन आर। फोर्थ कवर किया। मैं पहले सर्कमफेरेंस ही यस कैलकुलेट कर लेता हूँ। सर्कमफेरेंस कितना हुआ? सर 2 इंटू पाई 22/7 इंटू 7 पाई आर मतलब 2 × 22/7 इंटू इंटू 7। 7। ये कट गया, 7 7 कट गए 44 हो गया 44 सर। हो गया। 44 ठीक है, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो फिर सर 44 के 11 आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो गया ए से बी जाने पे? मुझे उसका 1/4 चाहिए था, तो 1/4 ऑफ 44 दैट इज 11। 11 पहले सारे डिस्टेंसेस ही लिख लेते हैं। तो ये कितना हो गया बेटा? 11। 24 थोड़ी आएगा। चलिए का बता रहा हूँ उसके बाद ए टू सी गया तो डबल हो गया उसका, तो कितना हो गया? सर 22 होगा 20। उसके बाद ए से डी पे गया तो 3/4 सर। जा रहा है, या फिर ओके 33। और जब ए फिर से हमें कैसे ए पता पे सर? वापस आ गया घूम के, तो कितना हुआ? 44। ठीक है, ओके तो 1 ए से बी पे गया 11, उस पे गया डबल, फिर गया 3/4, तो लास्ट में पूरा पूरा सर्कमफ्रेंस कवर हो गया, इसलिए 44 मीटर। डन। चलो आगे करते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात। अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द स्ट्रेट लाइन और इट is इज the द least लेंथ amount ऑफ द of पाथ distance covered. फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल। तो अगर मैं शीट यहाँ से इसे ज्वाइन कर रही हूँ, ए से बी पे गया, ए से सी पे गया, और ए से बी पे गया, और वापस घूम के ए से ए पे आया। ए से ए पे राउंड ट्रिप पे रहते तो डायरेक्टली 0 लिख सकते। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। ए 0 से आ ए पे जाएगा। आया घूम के तो 0 ही होगा राउंड ट्रिप पे। ठीक है, ए से बी पे जब जा रहे हैं बेटा, क्या यहाँ पे 90 डिग्री बन रहे हैं चारों एंगल्स? ये वाला डिस्टेंस 7 मीटर गिवन है, ये वाला डिस्टेंस भी 7 मीटर गिवन है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। 7² + 7² इट इज 7² + 7² इज इक्वल टू AB²। ठीक है, 7² + 7² को ये लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 7² इज इक्वल टू AB²। डन। और अगर मैं इधर स्क्वायर रूट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट। तो 7 का स्क्वायर रूट 7 और √2 एज इट इज। मीटर्स इज इक्वल टू AB। पढ़ा है ना तुमने रैशनल नंबर इरैशनल नंबर वाला चैप्टर? जो स्क्वायर था, स्क्वायर से बाहर एक बार लिख दिया, सॉरी स्क्वायर रूट से बाहर एक बार लिख दिया, और जिसका कोई पेयर नहीं बचा वो अंदर ही रह गया। आंसर इसका क्या बना? 7√2 मीटर्स। लेकिन √2 की अपनी वैल्यू कितनी होती है? 1.414। मैं चलो अब तो 1 डेसिमल निकाल लेता हूँ। 1.4 1.4 इंटू 7 कितना हुआ? 12 7 ज़ा 12 7 ज़ा 84। तो ये कितना आ गया? ऑलमोस्ट 8.4 मीटर्स। ठीक है, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? जैसे ए टू बी जाने पर 8.4 मीटर्स। ठीक है, ए से सी पे क्या आएगा डिस्टेंस? ए से सी तक क्या आएगा? क्योंकि 2 बार रेडियस आ रही है,
7 मीटर्स प्लस 7 मीटर्स, 2 बार रेडियस आ रही है, तो ए से सी तक क्या होगा? 7 + 7 14। ठीक है, ए से डी तक फिर से 8.4 हो गया। ए से डी तक कितना हुआ? 8.4 मीटर्स। अब इसका जो पार्ट मिसिंग है वो है डायरेक्शंस। ए से बी तक गया है तो क्या डायरेक्शन हुई? ड्यू, अरे नॉर्थ वेस्ट कहाँ से हो गया? ए के रिस्पेक्ट में बता, नीचे की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा? साउथ ईस्ट। 8.4 मीटर्स ड्यू साउथ ईस्ट। आर्यन माइक अपना साइलेंट कर ले बेटा, म्यूट पे चला जा। ड्यू साउथ। सर डिस्प्लेसमेंट वाले का फर्स्ट वाला आपने कैसे निकाला था लेकिन? पाइथागोरस थ्योरम से बेटा। और लास्ट है ए टू डी रजी, क्या होगा ए टू डी? लेकिन सर वो तो पूरा ही नहीं आ रहा था सर, ये तो 98 रूट आ रहा था। बेटे √2 की वैल्यू डाल दी, √2 इज 1.4, 1.414 होता है, हमने अब तो 1 डेसिमल प्लेस निकाल लिया 1.4। 12 7 is 84, इसलिए 8.4 सेंटीमीटर, 8.4 मीटर आंसर आ गया उसका। डायरेक्शन समझ आ गई? ड्यू साउथ, ड्यू साउथ ईस्ट, ड्यू साउथ एंड ड्यू साउथ वेस्ट। क्लियर? लिखा है तुमने आंसर अच्छे से? चलिए आगे। एक और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में एग्जैक्टली ये नहीं है क्वेश्चन, एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही है कि आधे राउंड के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट बताओ। आधे राउंड का मतलब क्या हुआ? सेमी सर्कल कंप्लीट हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हुई उसकी? ट्वाइस द रेडियस, जो भी उसमें रेडियस गिवन थी उसका डबल कर दो, यू गेट द डिस्प्लेसमेंट। चलो अगला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का ही है, लिखो। A farmer covers 40 meters in 40 seconds around a square field of side 10 meters, of side 10 meters. Find his distance and magnitude of displacement after one 40 seconds. आराम से टाइम लो, एनसीईआरटी का सवाल है, सोचो, सवाल का एफबीडी बनाओ, इमेजिन करो कैसे चल रहा है फार्मर और फिर इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। क्या यूनिट तो बोल, मीटर। ये तो आसान था कि 40 मीटर 40 सेकंड में कवर कर रहे, तो 1 सेकंड में 1 मीटर कवर किया, इसका मतलब कितना हो गया? 140 सेकंड्स में 140 मीटर्स। तो डिस्टेंस के लिए मैं एलैबोरेट आंसर नहीं लिखवा रहा हूँ, अपने आप वर्डिंग्स बना लेना, ठीक है?
डिस्टेंस का आंसर बिल्कुल सही है रजत तेरा. डिस्टेंस इज 140 meters. डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको श्योरली एफबीडी चाहिए होगा. इसका एफबीडी बनाओ, प्रॉब्लम एनालाइज करो, देखो कहाँ पे क्या है. कितनी रजत? नहीं है, 20 नहीं होगी. सोचो और. करें डिस्कस आगे. हाँ जी करें. क्या आएगी रजत? नहीं, 40 meters भी नहीं होगी. सर वो बंदा ना सर, मतलब ये काइंड ऑफ, सर मेरा इतना निकल गया सर कि मतलब सर शायद 3 राउंड लगा लेगा सर. क्या होगा? इसमें मेरा 3.5 आ रहा है सर, 3.5. 3.5 आ. चलो, स्क्वायर फील्ड है तो मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि फार्मर स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ए. ठीक है, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो. तो अगर 1 मीटर में, सॉरी 1 मिनट 1 सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहे हैं तो 40 सेकंड में 40 मीटर कवर करेगा, राइट. और पूरी फील्ड का पेरीमीटर क्या होगा? यहाँ में मेंशन था ना, ऑफ साइड 10 meters. तो पूरी फील्ड का पेरीमीटर क्या होगा? 10 into 4 40. इसका मतलब फार्मर पूरी फील्ड का एक राउंड कितने टाइम में लगा रहा है? 40 सेकेंड्स में एक राउंड कंप्लीट हो रहा है. तो उसने जो बात बोली है अरिहंत ने, वो भी ठीक है कि उसने कितने चक्कर लगाए उसके? 3.5 होने चाहिए. अगर 40 सेकेंड में एक राउंड पूरा हो रहा है तो 140 Yes. सेकेंड्स में कितने राउंड होंगे? 140 को 40 से डिवाइड कर दो. 3.5 हो 140 जाएगा. with 40 you get 7/2 and 7/2 is 3.5. तो 3.5 का मतलब क्या हुआ रजत? कि वो यहाँ से यहाँ कितने चक्कर लगा चुका था? 3 कंप्लीट चक्कर. लेकिन जो लास्ट वाला चक्कर है वो उसने सिर्फ और सिर्फ आधा लगाया. तो वो कहाँ पे रुक गया होगा आधा लगाने के बाद? आधा चक्कर लगाने के बाद वो कहाँ रुक गया होगा? सी पॉइंट पे. और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपको क्या कहती है? यू शुड जॉइन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट. ये साइड कितनी गिवन है?
What is the value of this side? 10 meter. What is the value of this side? 10 meter. Each angle of a square is 90 degree. क्या अप्लाई करोगे? पाइथागोरस थ्योरम करो अप्लाई अपने आप। बताओ आंसर। मैं तुमको रूट 10 की वैल्यू बता देता हूँ। रूट 10 की वैल्यू क्या होती है मुझे आंसर आपने अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस देना है। रूट 10 is 3.16. अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम तो रह कुछ नहीं गया क्वेश्चन। क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। जैसे पिछले क्वेश्चन में 7 स्क्वायर इंटू 2 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर इंटू 2 विच इज 10 रूट 2। अच्छा रूट 10 की वैल्यू नहीं चाहिए तुम्हें, रूट 2 की वैल्यू चाहिए। रूट 2 की सेट रूट 2 की वैल्यू क्या होगी? 1.414 1.41। ठीक है, बताना मुझे फाइनल आंसर क्या आता है। वन ही ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ट्वाइस ऑफ 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, या फिर रूट 2 इंटू 10 इज इक्वल टू ए सी। रूट 2 की वैल्यू कितनी बताई मैंने? 1.414 इंटू 10। तो ये डेसिमल जंप ले लेगा, आंसर क्या आएगा? 14.14 मीटर इज इक्वल टू AC। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर इज 14.14। ठीक है, अब क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट ही बतानी थी या सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना था? तो मैं इसमें डायरेक्शन नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ 14.14 लिख दूँ, या फिर आप लिख लो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर इज 14.14 मीटर्स। ठीक है, क्लियर है? समझ आया टॉपिक आज? एक और लिखो क्वेश्चन, इजी है बना, ज़्यादा लंबा नहीं है। एक स्विमर थी बेटा, स्विमर गई पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, फिर गई पॉइंट सी पे, और फिर वो वापस आ गई पॉइंट बी पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ मान लो उसने 12 मीटर कवर किए, यहाँ से यहाँ उसने 3 मीटर कवर किए, और यहाँ से यहाँ उसने ज़्यादा की इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वापस बी पहुँच जाए। आपको बताना है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट of the girl
डिस्प्लेसमेंट बता। इजी सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट चेक करने के लिए क्या होगा बेटे। पहले स्विमर आई ए से बी पे, बी से सी पे, सी से बी पे, ठीक है। आपको बताना है व्हाट इज द फाइनल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्टेंस तो हुआ सर 12 प्लस 3 15 प्लस 3 18 और सर डिस्टेंस हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया सर 12। मैं वो तीनों का कुछ नहीं समझ रहा। तूने भी मिक्स बोला, तूने भी बीच में बोला, अरिहंत अपने डिस्टेंस तो सर 18 क्लास सर का एक्शन तो रखो ना। हाथ तू अपना वहां से रेज कर, तू अपना अनम्यूट करता है, बोलना शुरू कर देता है। यहाँ सर से मैं ये लोग स्पीक बोल रहे हैं, यहाँ तू पास बैठे हो, तेरा थोड़ा बहुत सुनाई भी देगा। सर मैं तू स्पीक तू बता बेटा तनिष। डिस्टेंस 18 मीटर और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस 18 होगा क्योंकि 12 प्लस 3 15, 15 वापस से 3 18। डिस्प्लेसमेंट 12। अरिहंत, आई विल किक यू आउट ऑफ द क्लास फॉर दिस। उससे बात कर रहा हूँ, मेरे को उससे भी पूछने दे बेटा। क्या होगा डिस्प्लेसमेंट 12 होगा। हाँ हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 12 मीटर ड्यू ईस्ट। ए पॉइंट की रिस्पेक्ट में उसकी फाइनल पोजीशन क्या है? ईस्ट। तो क्या होता है 12 मीटर्स ड्यू ईस्ट। अरिहंत, अरिहंत यस सर। बेटे आधा अधूरा आंसर मत बोला कर, डायरेक्शन के साथ बता। अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखता फाइंड डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गर्ल, तो आंसर 12 मीटर तक ठीक था। बट मैंने क्या लिखा हुआ है? फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में आपने दो बातें बतानी होती हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, इसको रिवाइज बाय सर। एंड इस वीक आपका ना टेस्ट नहीं होगा।